Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in one of the engineering college affiliated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject that is the heat and mass transfer, the subject of BTech 5th semester from AKTU syllabus. इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, फोर्स कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन और हीट एक्सचेंजर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन हम लोगों ने किया था। कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे और एनालिसिस फोर्स कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन की हम लोगों ने किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, क्या हीट एक्सचेंजर का कितने टाइप के हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, कौन कौन से हीट एक्सचेंजर होते हैं और कैसे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर होता है। आज हम लोग बात करेंगे हीट एक्सचेंजर में आगे के एनालिसिस के बारे में और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें इसके पहले तो हम लोगों ने ये देखा था कि पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर होते हैं, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होते हैं और क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर होते हैं और इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर होते हैं। एक टाइप के हीट एक्सचेंजर और हमारे डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बेसिकली कंडेंसर्स टाइप और इवेपोरेटर टाइप बेसिकली हीट एक्सचेंजर यहाँ पर हमारे पास होते हैं। कंडेंसर्स की अगर हम लोग बात करें तो condensers means the kind of condensation. Condenser word is associated with the process that is condensation process. और हमें पता है कि condensation process क्या होता है? It is a process by which the phase transformation take place. Condensation is the process by which the phase transformation take place from vapor to liquid form. That means the process by which the phase transformation take place at constant temperature from vapor to liquid form, that kind of a process is known as condensation process. यानी यहाँ पर condensation process होता क्या है? अगर हमारे पास अगर वाटर का एग्जांपल ले, अगर वेपर के फॉर्म में स्टीम है हमारे पास, स्टीम एक गैसेस फॉर्म है लिक्विड वाटर का, जाहिर सी बात है अगर इसका फेज का ट्रांसफॉर्म करना है, हमको इसके फेज को ट्रांसफॉर्म करना है, जाहिर सी बात है इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा वाटर में। यानी अगर स्टीम कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, अब कन्वर्ट कैसे होगा? जाहिर सी बात है स्टीम को बनने के लिए पहली चीज़ तो ये स्टीम बनी कैसे? स्टीम बनी थी हमारी जब वाटर को हम लोगों ने सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर हम लोगों ने हीटअप किया था, वाटर को हीटअप किया था सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर। तो वहाँ पर हुआ क्या था? फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था और हमारा लिक्विड फॉर्म चेंज हुआ था वेपर के फॉर्म में, जिसको हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ पर स्टीम बोल रहे हैं। अब स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर हीट कंटेंट ज़्यादा है, एंथैल्पी ज़्यादा है, तो होगा क्या बेसिकली अगर इस स्टीम को कन्वर्ट करना है लिक्विड के फॉर्म में, जैसा कि कंडेंसेशन प्रोसेस में होता है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्टीम से वेपर से लिक्विड के फॉर्म में। अगर यहाँ पर हीट का फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो जाहिर सी बात है जो हीट का कंटेंट है वो कम होगा, यहाँ पे एंथैल्पी आपकी जो स्टीम की एंथैल्पी होगी कम होगी, जिसकी वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट का रिजेक्शन होगा। हमें स्टीम से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को हमको निकालना पड़ेगा, जो हम लोगों ने ऐड ऑन किया था कब? वाटर में, जब वेपोराइजेशन इसका किया था। यानी स्टीम से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट का एक्सट्रैक्शन होगा, रिजेक्शन होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट वो निकलेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखने की बात है कि बेसिकली यहाँ पर जो हीट का रिजेक्शन होता है, अगर हम लोग लेटेंट हीट की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का रिजेक्शन यहाँ पर होगा स्टीम से लिक्विड के चेंज होने के लिए। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वेपर से लिक्विड के फॉर्म में बन रहा है, स्टीम से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, इसका हीट कंटेंट कम हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखने वाली है कि बेसिकली हम लोग के पास दो टाइप की हीट होती है। यहाँ पे पहली होती है सेंसिबल हीट और दूसरी होती है लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट का मतलब क्या है कि सेम फेज में जब
टेम्परेचर हमको चेंज करना होता है या ऐड ऑन करना होता है हीट को या हीट को रिजेक्शन करना होता है, तो अगर सेम फेज की हम लोग बात करेंगे, वाटर में बात करेंगे, स्टीम की स्टीम में बात करेंगे, तो वहाँ पर जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको हम लोग यहाँ पर सेंसिबल हीट कहेंगे। मतलब ये कि जो टेम्परेचर को चेंज करने के लिए सेम फेज में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज सेंसिबल हीट। और अगर लेटेंट हीट की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जिस टेम्परेचर में स्टीम यहाँ पर अवेलेबल है सेम टेम्परेचर पे यहाँ पर लिक्विड हमारा अवेलेबल है, यानी टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो बेसिकली यहाँ पर नहीं हो रहा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्टीम से लिक्विड के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, स्टीम से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, उस हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहेंगे। कब? जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है और हीट ऑफ फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स द लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change the phase at constant temperature. That means latent heat is the amount of heat required to change the phase from steam to liquid at constant temperature. This amount of heat is known as latent heat और उसको हम लोग constant temperature के अकॉर्डिंग उसको लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पर sensible heat और लेटेंट हीट हमारे पास दो हीट हैं। अब इस तरीके की जो चीज़ें अगर हीट एक्सचेंजर में अगर ये कॉन्सेप्ट कहीं पे हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, तो उसको वहाँ पर हम लोग जो अमाउंट ऑफ हीट जो निकलेगी हमारी वो बेसिकली कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो इस तरह का प्रोसेस जहाँ पर होगा वहाँ पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन अगर दो फ्लूइड्स के बीच में हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, स्टीम का कंडेंसेशन हो रहा है या किसी भी और फ्लूइड का कंडेंसेशन हो रहा है, तो उस टाइप को हम लोग जो हीट एक्सचेंजर होंगे उसको कंडेंसर्स टाइप हीट एक्सचेंजर बोलेंगे, या हम लोग कहेंगे कि कंडेंसर्स भी एक तरीके का हीट एक्सचेंजर यहाँ पर हो रहा है अगर हीट का एक्सचेंज होगा दो फ्लूइड्स के बीच में किसी भी तरीके के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टाइप में। दूसरा है हमारे पास इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, इवेपोरेटर में बेसिकली हमारा वेपोराइजेशन होगा, यानी वेपर के फॉर्म में चेंज होगा। वेपर के फॉर्म में कब चेंज होगा? हमारे पास कोई लिक्विड है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। सैचुरेशन टेम्परेचर पानी का, वाटर का लेकर के चल रहे हैं, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है सैचुरेशन टेम्परेचर, टीएस की बात करें तो अगर इसका सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, कब? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1 बार होगा। 1.01 बार के लिए 1.01 बार के लिए सैचुरेशन टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग लेकर के चलते हैं, या बेसिकली इतना होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? अब हम लोग प्रेशर, एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि बेसिकली यहाँ पर प्रेशर हम लोग 1.01 बार यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेकर के चल रहे हैं। अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसका डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा है पहले कि अगर इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारा इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा, यानी जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होने वाला होता है वो उसका टेम्परेचर अब बढ़ जाएगा, यानी अब वो 110 या 110 से ज़्यादा या ज़्यादा टेम्परेचर पे, 100 से ज़्यादा टेम्परेचर पे अब वो बॉयल करेगा। कब? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1.01 बार से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे इन जनरल समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग प्रेशर की वैल्यू हम लोग 1.01 बार लेकर के चल रहे हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वो बेसिकली 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम लोग को ले करके चलना है। यहाँ पे मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर पानी का, वाटर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर हमें इसका बढ़ाना है, हीट हम बाहर से देंगे, जाहिर सी बात है वाटर को हीट देनी पड़ेगी। कहाँ तक इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा? 50 से 51, 52, 53 इस तरीके से कहाँ तक बढ़ेगा? 99.9 तक, ये कहें 100 तक इसका बढ़ता चला जाएगा। 100 तक बढ़ता चला जाएगा किसका टेम्परेचर? इस वाटर का टेम्परेचर। अब देखिए 50 से 100 वाटर तक, 50 वाटर से 100 वाटर तक जो चेंज टेम्परेचर हुआ है, इस 50 से 100 तक के लिए फेस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे लिक्विड ही है, वाटर ही है। तो उस कंडीशन में जो भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो हमने हीट दी है वाटर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम कहेंगे दिस इज सेंसिबल हीट, MCP/dT। M मास, CP स्पेसिफिक हीट और DT इज द चेंज इन टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 100 - 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर वाटर पहुँच गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब क्या होगा? जैसे सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हम और देंगे इसमें, तो थोड़े से बहुत ही इंस्टेंट समय के लिए होगा क्या? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड
वेपर में या स्टीम में हम लोग कहें 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कन्वर्ट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर के फॉर्म में 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम के फॉर्म में कन्वर्जन होगा यहाँ पे। यानी अब फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कहाँ से कहाँ तक, वाटर से स्टीम के लिए। कब? कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, यानी यहाँ पर टेम्परेचर इंस्टेंट के लिए चेंज नहीं हुआ है। इस हीट को हम लोग कौन सी हीट बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेपोराइजेशन हुआ है और यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ था। वेपोराइजेशन में का मतलब ये है कि वेपर के फॉर्म में चेंज होना, लिक्विड से वेपर के फॉर्म में चेंज होना एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे हम लोग तब उस केस में। यहाँ पर अब क्या होगा? वेपर के फॉर्म में वेपोराइजेशन चेंज होगा, प्रोसेस होगा वेपोराइजेशन, और उस वेपोराइजेशन प्रोसेस में लिक्विड जो फेज है वो चेंज होगा वेपर के फॉर्म में या स्टीम के फॉर्म में। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। अब यहाँ पर इस तरीके के जो भी इवेपोरेटर्स में इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जहाँ पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन वेपोराइजेशन की वजह से हो रहा है, तो इस हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग दूसरे फ्लूइड्स में हम लोग कर सकते हैं, वहाँ से हीट ले सकते हैं, वहाँ से हीट दे सकते हैं, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अब इस तरीके का जहाँ भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कहीं भी अगर होता है दो पाइप्स में या मिक्सिंग में, तो वहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि वो हीट एक्सचेंजर जो होंगे वेपोरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर वहाँ पर होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कंडेंसेशन प्रोसेस और वेपोराइजेशन प्रोसेस में बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। अगर हम लोग कंडेंसर्स की बात करें, कंडेंसर्स में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें इसमें, तो हमारे पास कैसा रिप्रेजेंटेशन आएगा हीट एक्सचेंजर के लिए, उसको हम लोग को यहाँ पे देख के चलना है। TH1 कंडेंसेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। TH1 क्या है? TH1 इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड एट द एंट्रेंस। TH1 इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट द एंट्रेंस। एट द एंट्रेंस पे टेम्परेचर जो हॉट फ्लूइड का है वो TH1 है, ठीक है। TH2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड एट एग्जिट। एग्जिट पे टेम्परेचर TH2 है। कोल्ड फ्लूइड की अगर हम लोग बात करें, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इनलेट पे TC1 है, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर एग्जिट पे TC2 है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि TH1 से TH2 कांस्टेंट टेम्परेचर है ओवर द लेंथ, यानी यहाँ पर किसी भी तरीके का कंडेंसेशन या वेपोराइजेशन यहाँ पर हो रहा है। कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर लेटेंट हीट का, पहली चीज़ तो ये। क्यों? क्योंकि हमें पता है लेटेंट हीट में ही टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर यानी यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। और लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके का कंडेंसेशन या वेपोराइजेशन यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। तो टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है और TC1 का टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है। देखिए TC1 जैसे जैसे लेंथ आगे बढ़ती चली जा रही है, TC1 का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है TC2 की तरफ, यानी कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बढ़ेगा कैसे टेम्परेचर? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसको बाहर से हीट मिल रही होगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट उसको मिल रही है। अब वो हीट कहाँ से मिलेगी? इस फ्लूइड से मिलेगी, यानी इस फ्लूइड में कंडेंसेशन हो रहा है। हमें पता है कि जब कंडेंसेशन प्रोसेस होता है तो वहाँ से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट का रिजेक्शन होगा, फ्लूइड से हीट रिजेक्ट होगी, बाहर आएगी। ये फ्लूइड से जब हीट का रिजेक्शन होगा तो ये हीट टेम्परेचर बढ़ाएगी किसका? इस कोल्ड फ्लूइड का, TC1 से TC2 की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ से? हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ, जिसमें हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर हमारा कम हो रहा था। क्यों कम हो रहा था वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे हम लोग बेसिकली सेंसिबल हीट की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लेटेंट हीट की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो प्रोसेस अवेलेबल हैं हमारे पास, कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? वेपर से लिक्विड के फॉर्म में, वेपर से लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पर फेज आपका हमारा चेंज हो रहा है। जब फेज चेंज हो रहा है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हमारी बाहर आ रही है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है, कहाँ से? हॉट फ्लूइड से।
टेम्परेचर फिर भी कांस्टेंट है, लेकिन फेज यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पर फेज क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर फेज होगा हमारा वेपर के फॉर्म में, और यहाँ पर फेज होगा हमारा लिक्विड के फॉर्म में, यानी किसी भी तरीके का कंडेंसेशन प्रोसेस यहाँ पर हुआ है, लेटेंट हीट बाहर निकली है और वो कोल्ड फ्लूइड में गई है, जिसकी वजह से कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर हमारा बढ़ गया है TC1 से TC2 की तरफ। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कंडेंसेशन प्रोसेस में अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें कोल्ड फ्लूइड के लिए और हॉट फ्लूइड के लिए, तो कुछ हमारे पास जो ग्राफ आएगा तो बेसिकली इस तरीके से आएगा। किसी भी पॉइंट पे हम लोगों ने TH एक टेम्परेचर ले रखा है हॉट फ्लूइड के लिए, TC एक टेम्परेचर ले रखा है कोल्ड फ्लूइड के लिए, तो उसका अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालें तो थीटा उसको फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट बेसिकली हम लोग करेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वेपराइजेशन प्रोसेस की, यहां पर देखते हैं TC1 is the temperature of the cold fluid at inlet. TC1 is the temperature of the cold fluid at inlet. TC2 is the temperature of the cold fluid at outlet. TC2 is the temperature of the cold fluid at outlet. यानी इनलेट पे और आउटलेट पे जो हमारे पास फ्लूइड है वो कोल्ड फ्लूइड है, उसका टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है। हॉट फ्लूइड की बात करें अगर हम लोग, TH1 इनलेट है हॉट फ्लूइड का, TH2 आउटलेट है हॉट फ्लूइड का। TH1 इनलेट है हॉट फ्लूइड का, TH2 टेम्परेचर है हॉट फ्लूइड का आउटलेट पे। यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, देखिए यहाँ पर इसका टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर फिर से कॉन्सेप्ट आएगा, या तो कंडेंसेशन का आएगा या तो हमारा वेपोराइजेशन का आएगा। यानी प्रोसेस तो हमारा कंडेंसेशन या एवेपोराइजेशन हो गया, लेकिन अगर हीट की बात करें तो कौन सी हीट होगी हमारी, वो बेसिकली हमारी होगी लेटेंट हीट की। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट के केस में ही हमारा टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, सिर्फ फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होता है। अब देखिए हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर, ये दोनों का कॉन्टैक्ट कुछ इस तरीके से है कि हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर जो इसके कॉन्टैक्ट में है उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कहाँ से कहाँ को, हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड को, यानी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ से, हॉट फ्लूइड से कहाँ को, कोल्ड फ्लूइड को, यानी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और जब इस तरह के हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे एक तरीके का वेपोराइजेशन प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से ये लिक्विड फेज चेंज हो रहा है वेपर के फॉर्म में विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम दिस हॉट फ्लूइड। दैट इज वाई द टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट फ्लूइड डिक्रीजेस फ्रॉम TH1 टू TH2, यानी इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है। किसका कम हो रहा है? हॉट फ्लूइड का TH1 से TH2 की तरफ, क्योंकि ये कर्व देखिए नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये कर्व नीचे की तरफ आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, हीट इससे बाहर निकल रही है। हीट कहाँ जा रही है? इस फ्लूइड में जा रही है, जिसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वो जो हीट जा रही है उसका यूज हो रहा है वेपर में चेंज करने के लिए, सॉरी हाँ, वेपोराइजेशन का मतलब वेपर में चेंज करने के लिए, लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है लेटेंट हीट का। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ। कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है वो बेसिकली वेपोराइजेशन प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे हम लोग टेम्परेचर लेके चल रहे हैं, हॉट फ्लूइड के लिए अगर TH लेके चल रहे हैं और कोल्ड फ्लूइड के लिए किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर हम लोग TC लेके चल रहे हैं, तो सेम जैसे इसमें माना था हम लोगों ने, उस कंडीशन में TH माइनस TC जो होगा वो बेसिकली थीटा हम लोग को कंसिडर करके चलेंगे आगे के लिए एनालिसिस के लिए, और हम लोग इस तरीके से देख करके चलेंगे। अगर हीट एक्सचेंजर एनालिसिस की हम लोग बात करें आगे की क्लास में, अगर हम लोग को एनालिसिस हम लोग को करना है हीट एक्सचेंजर के लिए, तो वहाँ पर हम लोग को कुछ एजम्पशंस लेके चलने पड़ेंगे। कुछ एनालिसिस हैं जिसमें कुछ पैरामीटर्स को हम लोग को एज्यूम करके चलना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग को ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग बात करें कुछ पैरामीटर्स की,
तो m डॉट ये बेसिकली पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है। हॉट फ्लूइड एक तरफ से फ्लो हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड एक तरफ से फ्लो हो रहा है। एंट्रेंस पे हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर TH1 है, एग्जिट पे हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर TH2 है। एंट्री पे कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर TC1 है, एग्जिट पे कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर TC2 है। इनलेट पे दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस θ1 है, आउटलेट पे दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस θ2 है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक तरीके का हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कहाँ से कहाँ को, हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बेसिकली होगा। मास फ्लो रेट, किस फ्लो रेट से मास फ्लो कर रहा है, मान लीजिए m डॉट की वैल्यू अगर कुछ है उसको लेकर के चलेंगे हम लोग। मास फ्लो रेट है जिसकी वैल्यू जो यूनिट होगी किलोग्राम पर सेकंड में उसकी वैल्यू होगी। Cp स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लूइड एट कांस्टेंट प्रेशर। बेसिकली हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे करस्पॉन्डिंग हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो Cp लेके चलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम को लेके नहीं चलेंगे। यहाँ पर हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रेशर या हम लोग कहें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो वैल्यू है उस स्पेसिफिक हीट के लिए जहाँ जो यूज़ होगी हमारी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालने के लिए MCBDT के फॉर्म में, तो वहाँ पर हम लोग MCBDT नहीं लिखेंगे, MCBDT लिखेंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर लगभग कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन जो है वो Cp की वैल्यू हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। T इज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, कोई एक टेम्परेचर है। dt या डेल्टा T टेम्परेचर राइज या ड्रॉप, चेंज इन टेम्परेचर। Assuming that there is no heat loss to the surrounding and potential and kinetic energy changes are negligible from the energy balance equation, the heat exchanger we have something like this. That means हम लोग कुछ assumptions लेके चल रहे हैं कि किसी भी तरह की एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है, लॉसेस हमारे पास नहीं हो रहे, क्योंकि अगर लॉसेस होंगे तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा, अगर उसको कंसिडर करना पड़ेगा तो उसको भी इस इक्वेशन में लेकर के हमको चलना पड़ेगा। लेकिन उसको हम लोग अगर निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास जो बेसिकली जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी। हीट गिवन बाय द हॉट फ्लूइड, अगर हीट गिवन बाय द हॉट फ्लूइड की हम लोग बात करें वो कितनी होगी, Q इज इक्वल टू MH CpH TH1 माइनस TH2। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये बेसिकली वैल्यू आई है हमारी MCPDT से। MCPDT इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी एट द कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा या हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू जो होगी या अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो वैल्यू होगी हमारी MCPDT से। MCPDT M अगर हॉट फ्लूइड के लिए बात कर रहे हैं तो सफिक्स हम लोग H यूज़ कर रहे हैं, सफिक्स हम लोग हर केस में H यूज़ कर रहे हैं। अगर कोल्ड फ्लूइड के लिए हम लोग बात करेंगे तो सफिक्स की वैल्यू हम लोग C यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हॉट फ्लूइड के लिए अगर हम लोग बात करें अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना है तो MH CpH TH1 माइनस TH2। अगर कोल्ड फ्लूइड के लिए हम लोग बात करें कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना है तो होगा MC CpC इंटू TC2 माइनस TC1। अगर टोटल हीट ट्रांसफर हम लोग हीट एक्सचेंजर के लिए बात करें तो वहाँ पर कितना होगा UA थीटा M। U ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिटवीन द टू फ्लूइड्स, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग आगे भी करेंगे। इफेक्टिव हीट ट्रांसफर एरिया कितना है हमारे पास, ए की वैल्यू इफेक्टिव हीट ट्रांसफर एरिया है, और थीटा M अप्रोप्रिएट मीन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस और लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज LMDT। LMDT की वैल्यू हमारे पास कितनी है, थीटा M हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम लोग लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें, इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर डिफरेंस which if constant would give the same rate of heat transfer as actually occurs under variable condition of temperature difference. In order to derive expression for LMDT and so we are having following assumptions. LMDT है क्या बेसिकली देखिए LMDT एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास जो
एक हम लोग लॉगरिथमिक के टर्म्स में उसको मीन के टर्म्स में हम लोग निकालते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा जो हमारे पास एक वेरिएबल जो टेम्परेचर की वजह से जो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ उस केस में हम लोग एक ऐसा टेम्परेचर हम लोग निकालेंगे जिसमें हम लोग इक्वेशन में रख करके हम लोग सेम वैल्यू हम लोग को हीट ट्रांसफ़र की हमारे पास मिल सकती है। जाहिर सी बात है, हम लोग देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र के केस में हमारा टेम्परेचर हर पॉइंट्स पे वेरी करता चला जाता है। अगर टेम्परेचर वेरी करता चला जाएगा तो इसके लिए एक जनरलाइज इक्वेशन जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, जिसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू थीटा की वैल्यू लेके चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, जिसकी वैल्यू जिस वैल्यू को अगर हम रख दें इस इक्वेशन में तो हमारे पास सेम हीट ट्रांसफ़र मिलेगा। कब? जब अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग वैल्यू हम लोग पहले की कंडीशन में जैसे निकालते थे वैसे हम लोग अगर निकालेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहेंगे लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। इसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं हम लोग के पास। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इज़ कांस्टेंट। जाहिर सी बात है, अगर LMDT के लिए हम लोग को कुछ एक्सप्रेशन निकालना है, कुछ इक्वेशंस डिराइव करनी है, तो उसके लिए कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे, जिसमें ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हम लोग को ये मान के चलना है कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं हो रहा है। फ्लो कंडीशन जो फ्लो की है हमारी स्टडी, यानी टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रही। अगर टाइम के साथ चेंज होंगी वैल्यू तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसलिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अजम्पशंस में कि टाइम के साथ जो पैरामीटर्स हैं हमारे वो चेंज नहीं हो रहे हैं। स्पेसिफिक हीट and mass flow rate of both the fluid are constant. Specific heat and mass flow rate for both the fluids are constant. यानी mass flow rate अगर हम लोग को लेकर के चलें वो हम लोग को constant लेकर के चलना है, और specific heat यानी Cp की वैल्यू जो है हमारे पास वो उसकी वैल्यू भी हम लोग constant वैल्यू लेकर के चल रहे हैं। उसीलिए हम लोग को एक्सप्रेशन निकालने में ताकि प्रॉब्लम ना हो, ईजी हो हमारे लिए। अगर हम लोग की Cp की वैल्यू चेंज होगी तो ऐसा नहीं एक्सप्रेशन वो निकल नहीं पाएगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को डेरिवेशन उसको इस तरीके से लेकर चलना पड़ेगा कि वेरिएबल Cp की वैल्यू को कंसिडर करके इक्वेशन में रखना पड़ेगा, तब वहाँ पर वैल्यू उसकी हम लोग निकाल पाएंगे। देयर इज़ नो लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग ड्यू टू हीट एक्सचेंजर बीइंग परफेक्टली इंसुलेटेड, यानी किसी भी तरीके का हीट लॉस नहीं है और वहाँ पे इंसुलेशन प्रॉपर्ली प्रोवाइडेड है। देयर इज़ नो चेंज ऑफ फेस इधर ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में फेस का चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है। द चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी आर नेग्लिजिबल, एक्सल कंडक्शन अलोंग द ट्यूब ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज नेग्लिजिबल। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे LMDT में एग्जम्पशंस हम लोग यूज़ करेंगे आगे की एक्सप्रेशन को निकालने के लिए, और अब आगे की क्लासेस में हम लोग इक्वेशन से डेरिवेशन हम लोग करेंगे। ओके, धन्यवाद।